राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यता स्थल हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल हैं, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं बैराट से। बैराट से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट जयपुर से पंचमार्क 84 मुद्राएं व इडोग्रीक शासकों की 24 मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। इडोग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। इडोग्रीक मुद्राओं में जो 16 मुद्राएं वो प्रसिद्ध शासक किसकी हैं? मिनेंडर की हैं। प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की हैं 16 मुद्राएं हैं जो किसकी हैं? प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों में सजाया गया है? किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल, यानी कि उनका धरातल तो लाल है और काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय आकृतियों से सजाया गया है, वो कौन है? तो वो है आहड़। वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है आहड़ है। वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है आहड़। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुई हैं? किस स्थान से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुई हैं? तो वो स्थान है बैराट। बैराट से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुई हैं। बैराट से चांदी की मुद्राएं पंचमार्क प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल क्या है? आहड़ संस्कृति का जो नवीनतम उत्खनित मतलब नवीनतम खोजा गया स्थान है वो कौन सा है? तो वो है बालाथल। वो कौन सा है? बालाथल है। ये क्वेश्चन आ चुका है सहायक कृषि अधिकारी 2018 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो जो कालीबंगा का जो प्रथम उत्खननकर्ता था वो था बीबी लाल एवं बीके थापर थे, कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता। ये वाला क्वेश्चन सहायक कृषि अधिकारी 2018 में आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में गहराई से देखें तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल यानी कि BL लाल एवं बालकृष्ण थापर यानी कि BK थापर द्वारा किया गया था। BK थापर द्वारा किया गया था। ब्रजवासी लाल यानी BK थापर द्वारा इसका किया गया था। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किस स्थल से ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आहड़। आहड़ को क्या है? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ को क्या इस नाम से जाना जाता है? तो आहड़ को जाना जाता है ताम्रवती नगरी के नाम से। ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम आ चुका है, सेकंड ग्रेड जैसे कि आप देख सकते हैं इन एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर जिले के आहड़ या बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त कहाँ से हुए हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले तो आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं आहड़ एवं बेड़च नदी के किनारे से आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर PTA सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? तो आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। अगर क्वेश्चन बन जाए कि प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का नाम क्या था, तो वो था ताम्रवती नगरी था। अगला अगर हम इसमें अगली लाइन देखें तो 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसे अगाधपुर के नाम से जाना जाता था। अगाधपुर के नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए कि 10वीं से 11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था, तो वो था अगाधपुर के नाम से जाना जाता था। 10वीं से 11वीं शताब्दी में आहड़ को अगाधपुर के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से भी पुकारते थे। स्थानीय लोग इसे किस नाम से पुकारते थे आहड़ को? तो स्थानीय लोग आहड़ को धूलकोट के नाम से भी पुकारते थे स्थानीय लोग। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास के स्रोत। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास के स्रोत। और ये किस में से पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं मूमल और राजस्थान एग्जाम रिव्यू में से हम इसे पढ़ रहे हैं। मूमल और राजस्थान एग्जाम रिव्यू में से हम इसे पढ़ रहे हैं। तो हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन है,
वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र को महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था? तो जो बीकानेर और जोधपुर है ना, उन्हें जांगल देश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर और जोधपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आ चुका है संगणक परीक्षा 2018 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान का जो इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो जो राजस्थान इतिहास का जनक है वो कहा जाता है कर्नल टॉड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल टॉड को क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो कर्नल जेम्स टॉड पहले इतिहासकार थे। कर्नल जेम्स टॉड थे जो पहले इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार राजस्थान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था, जिन्होंने राजस्थान का प्रथम बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था तथा इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा। इसलिए उन्हें राजस्थान इतिहास का पिता या पितामह कहा जाता है। इसलिए उन्हें राजस्थान इतिहास का पिता या पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का पिता या जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा था प्रथम बार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने इतिहास लिखा था प्रथम बार राजस्थान का। उन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूतों को विभिन्न राज्यों के क्रमबद्ध इतिहास दिया है। इन्होंने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना के विभिन्न राज्यों का जो क्रमबद्ध इतिहास है वो दिया है। इन्होंने राजपूताना के विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास दिया है। अगर कोई पूछ ले आपसे कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक कौन सी है तो वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक एवं सीथियन जाति का वंशज माना है? तो जो शक एवं सीथियन जाति का वंशज माना है वो किस इतिहासकार ने माना है? तो माना है कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक एवं सीथियन जाति का वंशज माना है। यह क्वेश्चन उद्योग प्रसाद अधिकारी में आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो है कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो अग्निकुंड से हुई है सिसोदिया वंश की उत्पत्ति। सिसोदिया वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ये वाला क्वेश्चन उद्योग प्रसाद अधिकारी 2018 में आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम देखें कि कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, अग्निकुंड से नहीं हुई है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है अग्निकुंड से नहीं हुई है। तो इनमें से सिसोदिया वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, जबकि परमार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इसमें एक और है प्रतिहार। एक को कौन सा रह गया है? इसमें एक और रह गया है, प्रतिहार रह गया है इसमें एक और। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बीजौलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो जो बीजौलिया शिलालेख है वो किस चौहान नरेश के काल का है? तो बीजौलिया शिलालेख है सोमेश्वर के काल का। बीजौलिया शिलालेख किसके काल का है? तो वो है सोमेश्वर के काल का है बीजौलिया शिलालेख। अगर हम इसकी व्याख्या देखें, बीजौलिया शिलालेख की व्याख्या देखें तो बीजौलिया शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनवाया गया था। तो बीजौलिया शिलालेख को किसके द्वारा बनवाया था? तो जैन श्रावक लोलाक द्वारा बीजौलिया शिलालेख को बनवाया गया था। जैन श्रावक लोलाक द्वारा बीजौलिया शिलालेख को बनवाया गया था। बीजौलिया शिलालेख के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? तो बीजौलिया शिलालेख के जो रचयिता हैं वे हैं गूढ़भद्र। बीजौलिया शिलालेख के रचयिता कौन है? गूढ़भद्र है। इस लेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों के शासकों की वंशावली के साथ साथ राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नामों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि बीजौलिया शिलालेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो बीजौलिया शिलालेख से सांबर एवं अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से बनता है कि किस शिलालेख में प्राचीन क्षेत्रों के प्राचीन नामों का उल्लेख मिलता है? तो वो बीजौलिया शिलालेख में प्राचीन नामों का उल्लेख मिलता है बीजौलिया शिलालेख में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है बीजौलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है? तो बीजौलिया जो अभिलेख है वो किस वंश की जानकारी प्रदान करता है? तो वो करता है चौहान की। अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि चौहान वंश की जानकारी कौन सा अभिलेख प्राप्त करता है तो वो है बीजौलिया अभिलेख से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। बीजौलिया शिलालेख से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? ऐसा कौन सा विद्वान है जो कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो उस विद्वान का नाम है कवि चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान का दोस्त ही माना जाता है। ये कौन है? चंद्रवरदाई, कवि चंद्रवरदाई। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होना बताया है। तो चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि से होना बताया है, जिसमें उन्होंने राजपूतों की कुल 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है राजपूतों की का? तो वो है 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों के 4 वंश, चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों के जो 4 वंश हैं
राजपूतों के जो 4 वंश हैं वे हैं प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। वशिष्ठ मुनि के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए थे। किससे उत्पन्न हुए थे? तो ये वशिष्ठ मुनि का यज्ञ कुंड था ना, उससे ये उत्पन्न हुए थे ये चारों। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला के प्रतीक नांद की शिव प्रतिमाएँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नांद की शिव प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नांद की शिव प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नांद की शिव प्रतिमा है वो अजमेर से प्राप्त हुई है, अजमेर से। नांद की शिव प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो अजमेर से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन आ चुका है पुलिस 2018 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे? जो आबू का अभिलेख है उसके लेखक कौन थे? आबू के अभिलेख के लेखक, तो आबू के अभिलेख के लेखक थे शुभचंद्र। शुभचंद्र आबू के अभिलेख के लेखक थे। आबू अभिलेख के लेखक कौन थे? तो आबू अभिलेख के लेखक थे शुभचंद्र। ये क्वेश्चन आ चुका है पुलिस 2018 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? जो अपराजित का जो शिलालेख है उसके रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो अपराजित के जो शिलालेख के जो रचयिता थे वे थे गजोधर। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम तो, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था कर्नल टॉड ने। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख भागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है चौकली ताम्रपत्र 1483 से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित विश्व गुरु रूप का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है हर्ष पर्वत के शिलालेख में मिलता है। हर्ष पर्वत के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? तो वो इतिहासकार है डॉक्टर भंडारकर है। तो वो इतिहासकार का नाम क्या है? तो उस इतिहासकार का नाम है डॉक्टर भंडारकर है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। अगला क्वेश्चन देखें तो, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था बूंदी में। इसका अगर हम व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो व्याख्या है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी के हरना गांव में सन 1872 में हुआ था। वे बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदोमयूख, रामरंजाट, सतीरासो, धातु रूपावली इत्यादि रचनाएं की हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें सुमेलित करना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है पूछा है। तो नहीं में अगर हम देखेंगे तो जो राज संबंध है वो कलहन देव से संबंधित नहीं है, जबकि भोसुंडी, सरसात, गटियाला कुक्कुट अजमेर विग्रह राज से संबंधित है, एवं अजमेर विग्रह राज से संबंधित है। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य है भीनमाल, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से चीरवा शिलालेख, जो चीरवा शिलालेख है उसके बारे में जो सही कथन है, जो सही कथन है चीरवा शिलालेख के बारे में वो हमें देखना है। तो इसमें पहला कथन सही है, यह शिलालेख 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। 1273 ईस्वी संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण चीरवा शिलालेख के जो प्रशस्तिकार थे वे रत्नप्रभा सूरी थे, ये भी कथन सत्य है। अगर हम देखें तो इसके शिल्पी देलनार थे, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें असत्य कथन है अग्निकुंडों से, ये वाला 4 नंबर कथन असत्य है। तो यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिलवंशी राणाओं के समर सिंह तक के काल की जानकारी प्रदान करता है। यह शिलालेख मेवाड़ के गुहिलवंशी जो राणा थे उनके समर सिंह तक के काल की जानकारी प्रदान करता है। जो चीरवा शिलालेख है वो समर सिंह तक की जानकारी प्रदान करता है। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्सगोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्सगोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो वो है बीजौलिया शिलालेख। तो वो क्या है? बीजौलिया शिलालेख है। बीजौलिया शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया है? वत्सगोत्र ब्राह्मण कहा गया है। 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा जिले से प्राप्त शिलालेख जिसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था। इसका प्रशस्तिकार कौन था? इसका प्रशस्तिकार था गुणभद्र। बीजौलिया शिलालेख में सांभर को शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का इतिहास का वर्णन है। जो बीजौलिया शिलालेख में उसमें किसका वर्णन है? तो बीजौलिया शिलालेख में वर्णन है सांभर और एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है।
इसके अनुसार वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की तथा सामर झील का निर्माण करवाया था इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है बड़वा ग्राम कोटा में कितने मौखरी पब्लिक प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं 3 मौखरी पब्लिक प्राप्त हुए हैं। बड़वा ग्राम कोटा में 3 मौखरी पब्लिक प्राप्त हुए हैं। बड़वा युग मौखरी वंश से संबंधित है। मौखरी राजाओं का यह सबसे पुराना एवं पहला अभिलेख है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? अगस्त 2015 में की गई थी। तो युद्ध संग्रहालय की स्थापना बाड़मेर में अगस्त 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मुहम्मद नैन्सी, इसके लेखक हैं। अगर हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखें तो मारवाड़ परगना विगत के तत्कालीन समय में सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की देख चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों, जातिवार घरों की संख्या, आंकड़ों, आबादी आदि का वर्णन मिलता है। मारवाड़ परगना विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ परगना विगत को। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो राजस्थान में राज्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? तो ये समर्पित किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये समर्पित किया है किसे समर्पित किया है? तो ये समर्पित किया है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, उन्होंने ये समर्पित किया है। 8 मार्च 1818 को कर्नल टॉड को मेवाड़ एवं हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी राजपूताने का रेजिडेंट नियुक्त किया गया था 8 मार्च 1818 को। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा है, जिसमें से पहला भाग 1829 में उनकी पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, शासकों की वंशावली, तत्कालीन सामंती व्यवस्था तथा मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। अगर हम इसका दूसरा भाग देखें तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज का दूसरा भाग जिसका नाम है ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1829 में प्रकाशित हुआ। ये कब प्रकाशित हुआ? ये उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो मिलता है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है राजपूत की किस रियासत के सिक्कों पर एक ओर सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी एवं उर्दू लिपि में महाराजा का नाम अंकित होता था? तो ये सिक्के थे बीकानेर के सिक्के थे। ये कहाँ के सिक्के थे? तो ये बीकानेर के सिक्के थे। बीकानेर राज्य के सिक्कों को गजशाही सिक्के कहा जाता था। बीकानेर राज्य के जो सिक्के थे उन्हें गजशाही सिक्के कहा जाता था। मुहम्मद नैन्सी किसका राज्य मंत्री था? किसके राज्य का मंत्री था? तो मुहम्मद नैन्सी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। मुहम्मद नैन्सी किसका मंत्री था? तो वो था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था मुहम्मद नैन्सी। अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं रीमा आहूजा। रीमा आहूजा किसके लेखक हैं? तो वे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार एक समाज सुधारक भी थे, वे थे हरविलास शारदा। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, वे कौन थे? वे थे हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनाया था। हरविलास शारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनवाया था। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ब्रॉच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज ब्रॉच नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है कनिंघम ने। किसने जोड़ा है? कनिंघम ने जोड़ा है। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? तो राजपूतों को हूणों की संतान बताया वी ए स्मिथ ने बताया है। राजपूतों को हूणों की संतान। कौन सा विद्वान गोयलेतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का विरोध करता है? तो वो है जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा गोयलेतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत की विरुद्ध है। कौन सा विद्वान गोयलेतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के विरोध में है? तो वो विद्वान है गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कौन है उसके लेखक? तो उसके लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं भारतीय प्राचीन लिपिमाला के। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु वर्ष
28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो वो की गई थी सीकर में की गई थी। वो कहाँ पर की गई थी? तो वो सीकर में की गई थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी कि फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा है? तो वो है कर्नल जेम्स टॉड। तो वो कौन है? कर्नल जेम्स टॉड हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आहत सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान में प्राचीन सिक्के आहत सिक्के यानी पंचमार्क, विराटनगर, आहड़, रेंड एवं नगर से प्राप्त हुए हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश से संबंधित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है अजमेर से प्राप्त हुआ है। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर अब इस फारसी भाषा के डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम देखें तो फारसी अभिलेखों के माध्यम से राजपूतों व दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध, तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में फारसी अभिलेख 2.5 दिन के झोंपड़े दरगाह अजमेर से प्राप्त हुए हैं। अकय शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो अकय शाही सिक्के थे जो जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे। जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अकय शाही या मोहम्मद शाही या डोडिया कहा जाता है। सिक्कों को क्या कहा जाता है? जैसलमेर रियासत में प्रचलित सिक्कों को अकय शाही, मोहम्मद शाही व डोडिया कहा जाता है। झाड़ शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो झाड़ शाही सिक्का जयपुर रियासत में प्रचलित था। जयपुर रियासत के सिक्कों को झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, हाली व गदिया कहा जाता है। जयपुर रियासत के सिक्कों को क्या कहा जाता है? झाड़ शाही, मोहम्मद शाही, हाली एवं गदिया कहा जाता है जयपुर के सिक्कों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहान काल की जानकारी नहीं देता है, इसमें ध्यान रखना है। तो जो घटियाला शिलालेख है वो चौहान की जानकारी नहीं देता है, जबकि पृथ्वीराज विजय चौहानों की जानकारी देता है। पृथ्वीराज रासो और बीजौली अभिलेख चौहानों की जानकारी देते हैं। घटियाला शिलालेख के बारे में अगर हम देखें तो घटियाला अभिलेख घटियाला जोधपुर के जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में प्रत्यार नरेश कुक्कुट व उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासो में बताई है? तो वो बताई पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध और राजस्थान से था। तो वे अभिलेख हैं कंसबा कोटा, मानमौरी अभिलेख चित्तौड़गढ़ है। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो कंसबा अभिलेख 738 ईस्वी का है, जो कोटा अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है। मानमौरी अभिलेख में चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है। कंसबा अभिलेख 738, कोटा अभिलेख में मौर्य राजा, कंसबा या कोटा अभिलेख एक ही बात है, जो मौर्य राजा धवल का है तथा जो मौर्य अभिलेख है वो किसका है? तो वो है चित्रांगद मौर्य का है, इसमें उल्लेख है। किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है राजस्थान में पंचमार्क के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? तो इस मत के प्रतिपादक हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इस मत के प्रतिपादक हैं। पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए है। यह किससे संबंधित है? ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों, चित्र, तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। तो वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों, हस्तचित्रित तस्वीरों एवं एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय, जो अलभ्य दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट थे। वे कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो वे थे पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो वो अभिलेख है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट द्वारा रचित है, जिसमें महाराणा कुंभा की विजयों, उपाधि, साहित्य ग्रंथों, अन्य उपलब्धियों का उल्लेख है।
अन्य पद्धति का उल्लेख है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो पोथी खाना जयपुर संग्रहालय स्थित है। पोथी खाना कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है जयपुर में स्थित है पोथी खाना। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो पोथी खाना संग्रहालय की स्थापना महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा 1952 ईस्वी में की गई थी, जिसमें अरबी फारसी राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित हैं। अरबी फारसी राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो कवि राजा श्यामल दास और पुरातत्व वेदा मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है भीलवाड़ा जिला है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? तो बताइए क्षत्रियों से बताई है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्रत्यार शासन के बारे में हम देखेंगे, गुर्जर प्रत्यार शासन के बारे में। तो अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रत्यार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो वो है भरत भट्ट गुर्जर प्रत्यार वंश से नहीं है संबंधित, जबकि नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट और देवपाल गुर्जर प्रत्यार से संबंधित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सूची को मिलाना है, तो ये सभी मिली हुई है। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश से संबंधित है, और हरिश्चंद्र किससे संबंधित है? प्रत्यार वंश से संबंधित है। बप्पा रावल गोयल वंश से संबंधित है। जयचंद गेडवाल वंश से संबंधित है। कन्नौज पर अधिकार हेतु चलित त्रिपक्ष युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो वो थे गुर्जर प्रत्यार वंश के शासकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। आबू के परमारों की जो वैभवयुक्त राजधानी थी वो थी चंद्रावती। थी आबू के परमारों की। प्रत्यार वंश की मंडौर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो थी नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्यार वंश की सैन्य शक्ति समृद्धि का उल्लेख किया है? तो वो है सुलेमान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रत्यार काल में निर्मित मंदिर हैं, तो वे हैं आहड़ का आदि बराह मंदिर, आवानेरी का आदि बराह मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान में गुर्जर प्रत्यार शैली का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसे महामारू शैली भी कहा जाता है। केकिन मेड़ता का नीलकंठेश्वर मंदिर, किराडू व सोमेश्वर मंदिर इसी शैली से निर्मित हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव अब किस काल के हैं? तो वह गुर्जर प्रत्यार काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था यशपाल था, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? तो वो था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल भारत, हरविलास और भुवनकोश की रचना की थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। यह आता है राजपुरुष के रूप में आता है पदाधिकारियों का उल्लेख। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी मंडौर थी। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यारों ने कौन सी शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो वो किया था 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रत्यार शासकों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया था। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो वो संबंधित है गुर्जर प्रत्यार वंश से संबंधित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस प्रत्यार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? तो वो हुई थी भोज प्रथम, जिसे मिहिर भोज भी कहा जाता था। इस प्रशस्ति में प्रत्यार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों व उनके वंशावली का प्रमुख स्रोत है। इस प्रशस्ति में कोई तिथि अंकित नहीं है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो वो था प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। प्रथम प्रत्यार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो वह था महेंद्रपाल प्रथम था। अगर हम महेंद्रपाल प्रथम के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें तो महेंद्रपाल प्रथम ने 885 से 1910 ईस्वी तक शासन किया। उसने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। महेंद्र प्रथम ने त्रिकोणीय संघर्ष में बंगाल के पालों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ये मानी जाती है चालुक्य, प्रत्यार, चौहान और परमाणु की उत्पत्ति मानी जाती है।
मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं तो वे माने जाते हैं क्षत्रिय माने जाते हैं मंडोर के प्रतिहार। अगर हम मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में जानकारी देखें तो वो जानकारी प्राप्त होती है जोधपुर के शिलालेख 1837 ईस्वी का है जो, एवं घटियाला शिलालेख 1861 ईस्वी का है, उससे मिलती है। इन शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रावती से उत्पन्न पुत्रों में से सेज्जल के वंश ने मंडोर पर शासन किया, जिसका नागभट्ट प्रतिहार प्रथम प्रतापी शासक था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, तो वे थे नागभट्ट प्रथम के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। नागभट्ट प्रथम का समय 730 से 760 ईस्वी तक माना जाता है। जालौर, अवंती, कन्नौज प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम से प्रारंभ होती है। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे नारायण एवं मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी, तो जो आदि वराह की उपाधि थी वो थी मीर भोज ने धारण की थी। मीर भोज ने आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी। आदि वराह शब्द अंकित सिक्के भी इसी ने चलाए थे। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तो आबू के परमाणु की प्राचीनतम राजधानी थी वो थी चंद्रावती थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह किसकी देन है, तो वह प्रत्याश शासकों की देन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो गुर्जर प्रत्याश शासक इस नाम से भी जाने जाते थे, तो वे थे अग्निकुंडी एवं अग्निवंशीय राजपूत नाम से भी जाने जाते थे। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो मूनौत नैटसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, तो वो किया है 26 शाखाओं का वर्णन किया है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था, तो वो था प्रत्यार वंश का वर्चस्व रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था, तो वो हुआ था प्रत्यार, जो वत्सराज प्रत्यार है उसके काल में हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मेवाड़ राज्य का इतिहास आज हम पढ़ रहे हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। आज हम पढ़ रहे हैं तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो पहला क्वेश्चन है इसमें 1303 में चित्तौड़गढ़ के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था, तो वो रखा था खिजराबाद रखा था 1303 के बाद। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था, तो वो था कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। किसको जहर दे दिया गया था, तो वो जहर दे दिया गया था कृष्णा कुमारी को दे दिया गया था। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, जिनका विवाह जयपुर के जगत सिंह के साथ होना तय हुआ था, लेकिन जोधपुर नरेश मान सिंह भी कृष्णा से विवाह करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य गंगोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमीर खां पिंडारी ने जोधपुर शासक मान सिंह का साथ दिया। तभी भीम सिंह पर दबाव बनाकर कृष्णा कुमारी को जहर दिलवाकर मार दिया गया। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों में मालवा के महबूब केंद्र से जीता था, तो वो जीता था मिल्सा और रायसेन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था, तो वो जीता था मिल्सा और रायसेन को जीता था। तो वो किसे जीता था, तो वो जीता था मिल्सा और रायसेन क्षेत्र को इसने जीता था। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह कौन था, तो वह था जगमाल था। वह कौन था, तो वह था जगमाल था। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर था, तो वो था राणा पूजा। तो वो कौन था, तो वो राणा पूजा था। हल्दी घाटी के युद्ध में जो कमांडर था तो वो कौन, वो था राणा पूजा। अगर हम अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था, तो वो था चारुमती से विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। अगर हम देखें तो चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। चारुमती कौन थी, तो चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी।
जिसे औरंगजेब से विवाह का प्रस्ताव था, लेकिन चारुमती इसका विरोध करते हुए महाराणा राज सिंह को अपने विवाह करने के लिए आमंत्रित किया। राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध की परवाह न करते हुए चारुमती से विवाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने महाराणा से अनेक परगने छीन लिए। इसके स्वरूप औरंगजेब ने महाराणा से अनेक परगने छीन लिए। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो वो था हाकिम कासूर शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखें तो खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किन राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष से युद्ध लड़ा था? तो वो था महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, हाकिम कासूर और मालदेव राठौड़ थे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया गया? तो वो था महाराणा राज सिंह। तो वो कौन था? तो वो था महाराणा राज सिंह। तो वो कौन था? तो वो था महाराणा राज सिंह था। अगर हम देखें निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विरोध किया गया? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विरोध किया गया? तो वो था महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध विरोध किया था। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो खातौली का युद्ध लड़ा गया था। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खातौली का युद्ध, खातौली 1518 में खातौली वर्तमान कोटा नामक स्थान पर महाराणा सांगा व इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया युद्ध, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया था। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था लक्ष्य सिंह, यानी कि जो लक्ष्य सिंह था या जिसे लाखा भी कहते हैं, उसके समय में ये प्राप्त हुई थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत स्वप्न कुंभा द्वारा रचित नहीं है, जबकि संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर्ण प्रबंध कुंभा द्वारा रचित हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले के बादल महल में जयवंताबाई व राणा उदय सिंह के यहाँ हुआ था। इनके बचपन का नाम कीका था। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो वो किया था 1533 में हमला किया था। किस राजवंश ने 7वीं सदी से 16वीं सदी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया? तो वो था सिसोदिया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1303 में हुई थी। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुसलमान शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो वो निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें से संगीत ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा कृत है? तो संगीत राज, सुधा प्रबंध और संगीत मीमांसा ये महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में राजपूत सरदार कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष से लड़े थे? तो वे थे महाराजा भारमल, यानी जिसे ईडर भी कहा जाता है, और दूसरे थे वीरमदेव मेड़तिया। ये दोनों राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार खानवा युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च कोटि श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े छोटे सरदार थे। इनमें से प्रमुख अफगान सुल्तान महमूद लोधी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मेवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से कछवा शासक पृथ्वीराज और ईडर का भारमल और मेड़ता का रायमल राठौड़ और रायसेना का सलहदी तंवर, बागड़ का उदय सिंह और नागौर का खानाजादा और सिरोही का खैराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सलूम्बर का रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया ने भाग लिया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा।
वो रहा था 1615 ईस्वी तक रहा था मेवाड़ की राजधानी। मेवाड़ की राजधानी कब रहा था? तो वो रहा था 1516 मेवाड़ की राजधानी रहा 1615 तक रहा था। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिम एवं दक्षिणी भाग में, जो छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था, के लूणा चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1615 में चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1615 में चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1615 में चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी 1615 में बनाया था। महाराणा प्रताप ने 1585 के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग में, जो कि छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था, के चूड़ा चावड़िया को पराजित किया, चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 21। अब हम देख रहे हैं किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो वे कौन थे? तो वे थे झाला अज्जा। वे कौन थे? तो वे थे झाला अज्जा थे। तो वे कौन थे? तो वे थे झाला अज्जा थे। झाला अज्जा हलवद यानी काठियावाड़ के झाला राज सिंह का पुत्र था। झाला अज्जा कौन था? तो झाला अज्जा हलवद काठियावाड़ के झाला राज सिंह का पुत्र था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कौन कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे? तो इनमें से जो तीनों हैं ना, जो तीन दिख रहे हैं हमें, राम सिंह तंवर, जिन्हें रामशाह के नाम से जाना जाता था, और बीदा झाला और रावत कृष्ण दास चूड़ावत, ये तीनों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। महाराणा प्रताप की सेना में हाकिम खां सूर, हरावल, जो कि हरावल मतलब जो आगे चलती है सेना की टुकड़ी वो होती है, उसमें था, हरावल सेना में था। और ग्वालियर का राजा रामशाह तोमर,
रावत, कृष्णदास शूणावत और भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौड़, सादड़ी का झाला बींदा, झाला मानसिंह, चारण केसा, जैसा, पूंजा भील इत्यादि शामिल थे राणा प्रताप की सेना में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो वो थी वीणा बजाने में। राणा कुंभा को दक्षता हासिल थी। अब इनका हमें चयन करना है, मतलब कौन से जो सुमेलित हैं और कौन से सुमेलित नहीं हैं उनका हमें क्या करना है, चयन करना है। तो चयन में देख लेते हैं हम। जो 4 नंबर है ना, रावचंद्र सेन, ये संबंधित नहीं है, जबकि राणा कुंभा भुइल वंश से संबंधित हैं। राणा सांगा भी भुइल वंश से संबंधित है। राव मालदेव भी भुइल वंश से संबंधित है। राव मालदेव भी किससे संबंधित है? तो राव मालदेव भी भुइल वंश से संबंधित है। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो रावचंद्र सेन मारवाड़ के शासक राव मालदेव का पुत्र था, जो 1562 ईस्वी में मारवाड़ का राजा बना। अतः रावचंद्र सेन का संबंध राठौड़ वंश से है। जो रावचंद्र सेन है ना, वो किसका है? वो है राठौड़ वंश का है। रावचंद्र सेन किस वंश का है? तो रावचंद्र सेन है राठौड़ वंश का है रावचंद्र सेन। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से। ये कथन किसका है? ये कथन है सर टॉमस रो का। ये कथन किसका है? ये कथन है सर टॉमस रो का है ये कथन। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो वो किया था शहबाज खान ने किया था। तो वो किसने किया था आक्रमण? तो वो आक्रमण किया था शहबाज खान ने किया था। वो आक्रमण किसने किया था? वो आक्रमण किया था शहबाज खान ने किया था। अगर हम इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखें तो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1578 ईस्वी में महाराणा प्रताप व मुगल सेनापति शहबाज खान के बीच कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहली बार कुंभलगढ़ का अजय दुर्ग किसी आक्रमणकारी द्वारा जीता गया था। अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है वो कब हुआ था? तो चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा वो कब हुआ था? अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो जो चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा है वो कब हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1568 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा 1568 में हुआ था। अगर हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर हम कुछ देखें तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं। पहला शाखा यानी प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राजा रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा शाखा अगर हम देखें तो राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में, जिस समय गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह के 1534 आक्रमण के समय महाराणा विक्रम सिंह के सैनिकों ने देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाद सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था दूसरा शाखा। तीसरा शाखा हुआ था 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया एवं कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में हुआ था। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त धायमा कौन थी? तो वो थी पन्नाधाय थी। तो वो कौन थी? वो थी पन्नाधाय थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज कितने कोशों में विभक्त है? तो ये 5 कोशों में विभक्त है संगीतराज। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? तो जो कला निधि है वो महाराणा कुंभा की रचना नहीं है, जबकि रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न ये महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या है, कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ देखें तो संगीतराज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद का टीका, संगीत सदा, संगीत रत्नाकर का टीका आदि हैं। इसके अतिरिक्त कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथ कामराज, रतिसार, सुधा प्रबंध जिसे रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ भी कहा जाता है, राजवर्णन, एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग और संगीत दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद प्रबंध, हरिवार्तिक इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किन किन राज्यों के बीच हुई थी? तो चंपानेर की संधि है वो हुई थी मालवा व गुजरात के मध्य हुई थी। यह संधि 1456 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिजली एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य
कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। इस संधि के अनुसार मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण एवं विजय उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लेना तय हुआ था। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना? तो 1509 में मेवाड़ का शासक राणा संग्राम सिंह बना। 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महाराणा उदय सिंह को ये श्रेय दिया जाता है। ये श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है महाराणा उदय सिंह को ये श्रेय दिया जाता है। महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहाँ पर थी? तो महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी चावड़। चावड़ क्या थी? महाराणा प्रताप कालीन चावड़ की अंतिम राजधानी थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के पश्चात चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। चावड़ के पास बांडोली गांव के निकट महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है जहां इनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? तो महाराणा प्रताप की छतरी है चावड़ के पास बांडोली गांव में। महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी है चावड़ के पास बांडोली गांव में महाराणा प्रताप की क्या है? छतरी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? तो जो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक है वो हुआ था गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोगुंदा में हुआ था। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोगुंदा में हुआ था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ था। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 68 के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था महाराणा उदय सिंह। जब अकबर ने आक्रमण किया था 1567 से 68 में तो वहाँ का जो शासक कौन था? तो वो था महाराणा उदय सिंह था। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो वो था दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। 1582 में महाराणा प्रताप की सेना व मुगल सेना के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कुंवर अमर सिंह ने किया व मुगल सेना का नेतृत्व शौरीमा सुल्तान खान ने किया। इस युद्ध में प्रताप की सेना विजयी रही। इस युद्ध में क्या हुआ था? प्रताप की सेना विजयी रही थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था हाकिम खां सूर। वो कौन था? तो वो था हाकिम खां सूर। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन सा था? तो वो था जलाल खां। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास प्रथम राजदूत भेजा था तो वो कौन सा था? वो था जलाल था। अगर हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को अगस्त 1572 ईस्वी में भेजा। इसके पश्चात अप्रैल 1573 ईस्वी में आमेर के मान सिंह को भेजा। अक्टूबर 1573 ईस्वी में अकबर ने भगवंत दास को व दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा।